हेलो एवरीवन, दिस इज़ अहमद अब्दुल्ला फ्रॉम ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्लोबली, जिसको विजन लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि एआई मॉडल्स लाइक क्लॉड और अभी जो लेटेस्ट चैट जीपीटी का चल रहा है, लाइक आई गेस वर्जन शायद 4.0 से ऊपर है, और जेमिनाई का वर्जन 2.5 जो कि बहुत पहले, काफ़ी पहले आया था। तो इन वर्जन्स के बाद से, इससे पहले एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट ही जनरेट करते थे, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। लाइक सिंस 2021 और 2022 जब मैंने इसको यूज़ किया था चैट जीपीटी को, तो वो सिर्फ टेक्स्ट बेस पे ही आउटपुट देता था, और ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस डॉक्यूमेंट्स ही जनरेट कर पाता था। बट अब आज की डेट में ये मॉडल इतने केपेबल हैं कि वो टेक्स्ट एज वेल एज इमेज दोनों ही को एज एन इनपुट लेके आउटपुट जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज विजन लैंग्वेज मॉडल। तो आप जानते हैं कि विजन लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली में होते क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ वी हैव द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ विजन लैंग्वेज मॉडल, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट इस डेफिनेशन पे डाइव इन करने से पहले आई वुड जस्ट क्लैरिफाई समथिंग टू यू गाइस कि नेक्स्ट स्लाइड, हाँ। तो जो टिपिकल एलएलएम्स होते हैं, लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना, तो वो क्या करते हैं, जब भी हम उन्हें किसी भी तरीके का इनपुट देते हैं, अ काइंड ऑफ पैराग्राफ या कोई ऐसे या कोई पीडीएफ या डॉक्यूमेंट या कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही अपने इनपुट पैरामीटर्स में लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, और आउटपुट में भी सिर्फ टेक्स्ट ही देते हैं। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख के समझ सकते हैं दैट इट एक्चुअली टेक्स द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच वी कॉल पीडीएफ या फिर डॉक्स फॉर्मेट या कोई टेक्स्ट चार्ट डायग्राम। इसमें से चार्ट्स और डायग्राम एक्सक्लूड हो जाते हैं, इमेजेस एक्सक्लूड हो जाती है, बचता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। ये एलएलएम की बात हो रही है, तो बचता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सब डिस्कार्ड हो जाता है। ये टेक्स्ट जब आगे जाता है तो इसकी जो इन्फ्रेंस ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ही बेस पे होती है, और जो आउटपुट आता है वो भी सीधा टेक्स्ट में ही आता है। अब यही बात करें हम लोग विजन लैंग्वेज मॉडल्स की, तो ये क्या करते हैं, ये किसी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करते, लाइक इमेजेस, चार्ट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इनको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। इनको भी कंसिडर करते हैं एज वेल एज टेक्स्ट। दोनों को अलग अलग ट्रेन करते हैं, जिसके अभी हम लोग जिसके बारे में और डेप्थ में समझेंगे। हमारे पास दो चीज़ें होती है। पहला हमारा एक होता है टेक्स्ट इनकोडर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एलएलएम का ही यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, अभी बस इतना समझते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है विजन इनकोडर, जो कि हमारे इमेजेस, फ्लो चार्ट्स, इनके लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, बस ऊपर ऊपर से समझेंगे। फिर क्या होता है, इन दोनों के बेस पे ही एक मल्टी मोडल मॉडल तैयार किया जाता है, जिसका एग्जांपल हम लोग अभी देख चुके हैं कि एक एंथ्रोपिक होता है, एंथ्रोपिक का अभी क्लॉड है, और सोनेट 4 जैसे कि ये सब हैं, और हमारा जेमिनाई 3। तो ये सब इसके लाइव एग्जांपल्स है जो कि एक आउटपुट जनरेट करता है बोथ टेक्स्ट और इमेज के बेस पे जो वो समझा है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल और विजन लैंग्वेज मॉडल के बीच में। ओके, so back to the definition, we have a model that connects two different kind of data that we actually saw, right, which we actually saw right now, जैसे कि images, continuous high dimensional pixels, या फिर text, discrete symbolic words, so it can reason about one using the other। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ नई चीज़ समझे, क्या, कि हम लोग इमेज के बेस पे टेक्स्ट को समझ सकते हैं, और टेक्स्ट के बेस पे हम लोग इमेजेस को समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं दैट गिवन अ पिक्चर, प्रोवाइड अ कैप्शन, आंसर अ क्वेश्चन अबाउट इट और डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, और वर्ड्स टू इमेज में गिवन अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन,
generate, retrieve और reason about a matching image. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि विजन लैंग्वेज मॉडल से ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो हम लोग इमेज से टेक्स्ट और टेक्स्ट से इमेज का रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं. लेट्स सी कि वीएलएम्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसकी एक्यूरेसी और प्रेडिक्टेबिलिटी स्कोरिंग को गिरा देती है. So the first one we got here is the spatial relationship and counting errors. तो सपोज़ कि हमारे पास अगर कोई एक स्पेसिफिक इमेज है जिसमें एक आदमी है और एक जानवर है, तो कौन किसके लेफ़्ट में है और कौन किसके राइट में है ये रिलेशनशिप बता पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कभी कभी. मोस्ट ऑफ द केसेस में, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टिपिकल हो जाता है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग स्पेशल एरर में काउंट करते हैं. और जहाँ तक की बात रही काउंटिंग एरर्स में, कि एक स्पेसिफिक इमेज में अगर कोई पर्टिकुलर इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, जो कि बेयर आइज से किसी एक इंसान के लिए तो आसान है पढ़ना कि हाँ यहाँ पे एक छोटा सा कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो सकता है. बट किसी एक आर्टिफिशियल मॉडल के लिए ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये भी एरर रेस कर देता है. तो ये था हमारा पहला. बाकी लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड, जो कि हम लोग एक कॉमन एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि अगर कोई इमेज हमने उसको प्रोवाइड करी, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही अजीब बन गया. हाँ, अगर हमने उसको कोई स्पेसिफिक इमेज प्रोवाइड करी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि एक बॉल से खेल रहा है, ठीक है, काफ़ी अजीब बच्चा बना है बट इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारी एक इमेज है. तो हम ये वीएलएम को कहते हैं कि भाई तुम मुझे बताओ कि इस पिक्चर में तुम्हें क्या दिख रहा है. तो ऑफ कोर्स एक अच्छा वीएलएम तो ये कहेगा अ बॉय प्लेइंग विद अ बॉल. ठीक है, तो ये कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा जो कि करेक्ट होगा. बट यहीं पे अगर ये वीएलएम फेल कर जाता है तो ये कुछ ऐसा भी आउटपुट दे सकता है जैसे अ बॉल प्लेइंग विद अ बॉय, जो कि इनकरेक्ट है. तो एट्रीब्यूट और ऑर्डर के बीच का जो रिलेशन होता है, इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. जहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल वीएलएम्स को लेते हैं जो कि कुछ ज़्यादा अच्छे से ख़ास काम नहीं कर पाते, तो इनके लिए ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि जो कि हमारी थर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉम्प्ट फॉलोइंग फेलियर्स. आपने देखा होगा, जैसे आप मोस्टली चैट जीपीटी और इसको डिस्कस ही करते हैं, जैसे आप देखा होगा कि मोस्टली जेमिनाई को अगर आप इमेजेस बनाने के लिए कहते हैं कि भाई तू ये प्रॉम्प्ट ले और मेरे लिए ना एक ऐसा ऐसा इमेज बना के दे दे. कभी कभी क्या होता है ना, जेमिनाई पूरा एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको इमेज नहीं जनरेट करके देता है, कुछ चीज़ों मिस आउट कर देता है ना. तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है वी के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ हेलुसिनेशन, कि भाई बहुत कॉन्फिडेंटली डिस्क्राइब कर देगा किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या फिर गलत भी होगी तो भी उसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन दिया है किसी एक स्पेसिफिक आर्टिकल का, किसी न्यूज़ का, है ना, तो उसको समझ के वो हेलुसिनेट कर जाए और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने लगे जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती थी उस चीज़ में, तो यहाँ पे भी ये वीएलएम की तरह ही काम करेगा. मेरे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जांपल आया था बट मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा ऑफ कोर्स. तो इसी के साथ हम लोग ये इस थे हमारे कुछ कॉमन लेक्चर प्रॉब्लम्स सीरीज़ के जो कि हम थर्ड VLMs सेक्शन में में आ चुके एनकाउंटर हैं, करते हैं. जहाँ से हमारे लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि वीएलएम्स एक्चुअली में किन किन तरीक़ों से काम कर सकते हैं और उन्हें किन किन तरीक़ों से डिज़ाइन किया जा सकता है. क्या हो कि हम लोग कोई पुराना ही वीएलएम उठा के उसे यूज़ कर लें, या फिर किसी एक स्पेसिफिक वीएलएम एलएलएम पे ट्रांसफ़र लर्निंग लगा के या उसे इमेजेस के साथ ट्रेन करके एक नया वीएलएम बना दिया जाए, या फिर स्क्रैच से एक एलएलएम और वीएलएम दोनों ही साथ में डिज़ाइन की जाए. तो आइए देखते हैं. तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग. अच्छा, कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ मौजूद है जो कि है
सपोज़ ये एक डॉग की इमेज हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये इट इज़ एन इमेज ऑफ अ डॉग, अ फोटो ऑफ अ डॉग। हम क्या करेंगे, इसका एक कैप्शन जनरेट करेंगे खुद से, जो कि ये है अ फोटो ऑफ अ डॉग, ठीक है। और इसे ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को आपस में साथ साथ रखेंगे, लाइक सिमिलर रखेंगे, दोनों के कॉन्फिडेंस स्कोर बराबर रखेंगे। वेयर एज जो हमारे पास डिफरेंट पेयर्स होंगे, लाइक ये जैसा कि हमारे पास एक एक ये कैप्शन है अ फोटो ऑफ अ बर्ड, अ फोटो ऑफ अ कैट, तो इन दोनों का कॉन्फिडेंस स्कोर हम लोग इसके कंपैरेटिवली कम रखेंगे और इसे दूर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि लाइक से लाइक कैप्शन को पास और अनलाइक कैप्शन को दूर दूर, ठीक है। कुछ इसी तरीके से काम करता है कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग, कि करेक्ट पेयर ऑफ इमेजेस और कैप्शन को एक साथ रखो और इनकरेक्ट पेयर ऑफ इमेजेस और कैप्शन को दूर दूर रखा जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड मेथड जो कि है हमारा मास्किंग, वो कैसे काम करता है। सपोज़ हमारे पास एक इमेज है, मुझे बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर भी आ जाता हूँ। खैर, सपोज़ हमारे पास एक इमेज है, यही डॉग की लेते हैं, ठीक है। और हम इसका कुछ हिस्सा गायब कर दें, सपोज़ इसका फेस गायब कर दें, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक तरीके का ऐसा मास्क लगा दें। तो अब हमारे मॉडल को ये प्रेडिक्ट करना होगा कि यहाँ पे क्या था। हम लोग उसे रेफरेंस के लिए एक सेंटेंस उसी का कैप्शन प्रोवाइड कर देंगे, अ फोटो ऑफ अ डॉग। वो क्या करेगा, इस कैप्शन के ज़रिए इस मास्ड या फिर मिसिंग पोर्शन को फिल करने की कोशिश करेगा सबसे बेस्ट तरीके से। वेयर सेम हम लोग टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग टेक्स्ट का कुछ हिस्सा गायब कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे डॉग को गायब कर दिया और इसको एक इमेज दे दी कि मैंने कहा भाई ये इमेज ले और मुझे बता कि उस सेंटेंस में मैंने क्या गायब किया। तो वो क्या करेगा, इस इमेज के ज़रिए इस कैप्शन को रीजनरेट कर देगा। ओह, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। हाँ, तो इस स्पेसिफिक वर्ड को वापस से जनरेट कर देगा जो कि डॉग था, और इसी सेंटेंस के ज़रिए वो यहाँ पे इस इमेज का मिसिंग पोर्शन जो कि डॉग का फेस था उसको वापस जनरेट कर देगा। कुछ ऐसे ही तरीके से इसी प्रिंसिपल पे काम करता है मास्किंग मेथड हमारा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द थर्ड, जो कि है जनरेटिव। अच्छा, जनरेटिव एज़ कम्पेयर टू दीज टू काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना स्क्रैच से एक इमेज के ज़रिए टेक्स्ट को जनरेट करवाते हैं और टेक्स्ट के ज़रिए इमेज को जनरेट करवाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट है और अब आप लोग समझ ही सकते हैं एक मॉडल को टेक्स्ट पे ट्रेन करवाना और उससे एक इमेज जनरेट करवाना इज़ काफ़ी कंप्यूटेशनली हैवी होता है और कॉस्टली भी होता है, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये होता है जनरेटिव, कि हम लोग टेक्स्ट बेस पे इमेज जनरेट करवाएं या इमेज के बेस पे उसी का कैप्शन या टेक्स्ट जनरेट करवाएं। एंड लास्टली जो कि है प्री ट्रेन बैकबोन्स, जहाँ पे हम लोग एक पहले से ही बना बनाया एलएलएम लेते हैं, उसको फ्यूज़ करते हैं किसी विजन एनकोडर के साथ, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, है ना, ताकि वो इमेजेस पे भी काम कर सके, और एक नया मल्टी मॉडल बनाते हैं जो कि हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट को ला सके। इसी को कहते हैं प्री ट्रेन बैकबोन्स। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि वीएलएम्स क्या होते हैं, वीएलएम्स और एलएलएम में डिफरेंस क्या होता है, वीएलएम में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, और साथ ही साथ किन किन तरीक़ों से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वीएलएम्स के आर्किटेक्चर्स और फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग मॉडल्स हैं ये एक्चुअली में इन डेप्थ कैसे काम करते हैं। हम लोग इन्हीं चारों पे आगे के सारे लेक्चर्स डेडिकेट करने वाले हैं, इन्हीं चारों फ्रेमवर्क पे, कॉन्ट्रास्टिव, मास्किंग, जनरेटिव एंड प्री ट्रेन्ड बैकबोन्स। हम लोग ये जानेंगे कि इन को बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक, प्लस क्या क्या बेस्ट मेथड्स हैं इनको ऑप्टिमाइज़ करने के,
और ऐसी क्या अप्रोचेस थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की कि इनको काफ़ी आसानी से बिल्ड किया जा सके। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।